नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आज हम आपके सामने फिर से लाए हैं राजस्थान सूजस का ई बुलेटिन। पिछले 2-3 दिन में एक बैकलॉग हो गया था अपन ने लास्ट 6 जुलाई का डाला था। उसके बाद हो गया था, अपने एक दिन लेट लेके आते हैं, वो लाना ही पड़ेगा क्योंकि रात में 10 साढ़े 10 बजे समथिंग गवर्नमेंट अपलोड करती है इसको। उसके बाद हम वहाँ से लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं, फिर अगले दिन आपको सुबह दे देते हैं। ठीक है ना। जो आपके मतलब की चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं, और जो एडिशनल चीज़ें होती हैं जो ऐड करने की ज़रूरत होती है उसको ऐड करते हैं और उसको ला के आपको दे देते हैं। तो दोस्तों 3 दिन मतलब 6 तारीख को हमने लास्ट अपलोड किया था, 6 जुलाई को। उसके बाद 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई को अपलोड नहीं किया था। तो दोस्तों आज 9 जुलाई है और 7, 8, 9 का हम तीनों दिन का एक ही वीडियो लेके आने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ ज़रूरी है वो तो डिस्कशन करनी ही पड़ेगी मित्रों। तो आपको देखो दोस्तों, यदि लेक्चर की PDF चाहिए, ठीक है, PDF, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जाके अभी के अभी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों IAS RAS विद RJ। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से PDF डेली बेसिस पे ले लेना। और करंट अफेयर की एक विशेषता होती है मित्रों, आप चाहते हैं ये मैक्सिमम आउटपुट दे आपको एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको डेली बेसिस पे ही पढ़ना पड़ेगा। वो मजबूरी होती है फिर हम लोगों की भी कि हम एक मैराथन क्लास लेके आते हैं कई, लेकिन आपको यदि मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, सच्चाई तो यही है कि आपको डेली बेसिस में पढ़ना पड़ेगा। और कोशिश करो आप गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर रहने की, इधर उधर ज़्यादा भागोगे कुछ नहीं हाथ लगेगा। सब अपना माल मसाला उसमें लगाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, और जो ओरिजिनलिटी है चीज़ की वो खो जाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं सीधे न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है, देखो दोस्तों, राजस्थान में युवा पीढ़ी के लिए राहतों की बरसात कर दी है गहलोत जी ने। तो अपन देखेंगे अपने एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको ग्रहण करेंगे, जो नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा, कृषि और वंचित वर्ग और दिव्यांगजन जो हैं उसके कल्याण के लिए क्या किया है, प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। ठीक है, महाविद्यालयों के लिए 47 नए पद सृजित होंगे, अपना कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, 10 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की शिक्षाएं प्रारंभ होंगी, कोई प्रश्न नहीं आएगा आपका। देखो क्या स्थिति हो रही है राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जोधपुर की, सब चीज़ के लिए पैसा है, विद्यालयों के लिए पैसा नहीं है। देखो पाली में सादड़ी में नया महाविद्यालय खुलेगा, ये भी अपने मतलब की न्यूज़ नहीं है, ना आपसे पूछेगा ना आपको कुछ बताना है। 38 कॉलेजों में प्रयोगशालाओं में नए उपकरणों की खरीद होगी, इससे भी आपके एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं आगे। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को ब्रेन पुस्तकें, खेल सामग्री, ये सब मिलेगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए कोई मतलब नहीं है। महंगाई राहत कैंप, छोटा मोटा आपको क्लॉज मिलता रहेगा। अब उतने बड़े 2-2, 3-3 पेज नहीं आएंगे इसको लेके। और एक बार डिटेल में मैं महंगाई राहत कैंप को आपके सामने एक फिर से लेकर आऊँगा, क्योंकि महंगाई राहत शिविर जो है कैंप है, वहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपके प्रीलिम्स में। जो 10 योजनाएं हैं उनसे जरूर बनेगा, इसलिए 10 की 10 योजनाओं को मैं या तो कल वाले में या परसों वाले में 1-2 दिन में आपके लिए ले आऊँगा और डिटेल में लेके आऊँगा बहुत बढ़िया से। ठीक, अनुसूचित जाति के लिए 5 नए छात्रावास, ये भी कोई मतलब की बात नहीं है, आपके एग्जाम के लिए यहाँ से भी कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अब ये वाले पेज पे 2-3 प्रश्न बनेंगे, बहुत लाजवाब प्रश्न बनेंगे, प्री के भी बनेंगे और मेंस के भी बनेंगे। देखो मित्रों, राजस्थान में अब तक 2.44 लाख किसानों ने 6.27 लाख टन सरसों और चने की खरीद कर ली गई है। लगभग 2.5 लाख किसानों से लगभग 6.5 लाख टन सरसों और चना खरीद लिया गया है। तो प्रदेश में सरसों की MSP पर खरीद 10 दिन और बढ़ी है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदेश के अंदर या राज्य के अंदर अपने की MSP पर जो खरीद करता है फसलों की, वो कौन सा विभाग करता है, तो राजस्थान में करता है सहकारिता विभाग। कौन सा करता है, सहकारिता विभाग। इसको दिमाग के अंदर चिपका लेना, लिख लेना ढंग से। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लाओ राजस्थान के अंदर या प्रदेश के अंदर MSP पर फसलों की खरीद निम्नलिखित में से कौन से विभाग के द्वारा की जाती है। बेहतरीन क्वेश्चन बन गया, छोटा सा प्रश्न बन गया, जिसने डीप में पढ़ा होगा उसी के समझ में आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सहकारिता विभाग ने। अब हमारा ही दायित्व तो बनता है दोस्तों कि हम MSP की जड़ तक खुदाई करें, MSP तक जाएं, क्योंकि MSP पर मेंस में प्रश्न बन सकता है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। ठीक है, अब अपन MSP के चलते हैं और इसकी A to Z समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है वह दर है जिस पर किसानों से फसल जो है वो सरकार खरीदती है।
ठीक, पहली बात तो ये है। और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उस क्षेत्र विशेष के अंदर ये पता लगाती है कि यहाँ पर बीजों में कितना खर्चा हुआ है, सिंचाई पर कितना खर्च, इलेक्ट्रिसिटी पर कितना खर्च, और ये सारी चीज़ें जो खर्चे हैं उनको मिलाकर कि भाई ठीक है। और किसान की मजदूरी अगर रोज पर डे के हिसाब से कर रहा है, हर रोज के हिसाब से, तो उसको एक जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर होता है उसकी इतनी सैलरी होती है पर डे की, तो पर डे के हिसाब से जो उसकी दिहाड़ी होती है उसको ऐड करके उसका 1.5 गुना उसको दे दिया जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको यदि एग्जाम में आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पूछने के लिए, तो आपको लिखना है कि किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लाभकारी बनाती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है, और यह किसानों की उत्पादन लागत से कितना होता है, 1.5 गुना अधिक होता है। आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरह से परिभाषा उसकी लिखनी है। ठीक है, अब एमएसपी के तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी पूछ चुकी है इसको, एमएससी के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है। गन्ने के बारे में भी पूछ चुकी है कि गन्ने की खरीद है वो एमएसपी पे नहीं करके किस चीज़ पे की जाती है, आपसे पूछा जाएगा। दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, एक आयोग है भारत सरकार का, उसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या नाम है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये क्या करता है, इसने 22 फसलों को, मतलब एक लिस्ट बनाई है 22 फसलों की, जिनकी क्या है, एमएसपी पर क्या होती है, खरीदारी होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 22 अधिशिष्ट फसलों को रखा गया है, मतलब 22 फसलों का नाम अंकित किया गया है। ठीक है, गन्ने के लिए एफआरपी का यूज किया जाता है। गन्ने को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता, किस पे खरीदा जाता है, एफआरपी पर, उचित और लाभकारी मूल्य। उचित और लाभकारी मूल्य मतलब गन्ने की फसल को ये नहीं है कि 1.5 गुना आप लाभ पर खरीदोगे। कभी कभी गन्ने के जो किसान हैं उनको सब्सिडी भी दी जाती है, कभी कभी उनको बहुत कुछ दिया जाता है, इसीलिए गन्ने की जो खरीद है वो की जाती है एफआरपी पर, और 22 जो अधिशिष्ट फसलें हैं उनकी की जाती है एमआरपी के ऊपर। ठीक है, तो मेरे मित्रों, तो दोस्तों वर्तमान में क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है एक। क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये क्या करता है, ये है एक किसान कल्याण मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक कार्यालय है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है, एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, इसी के द्वारा सिफारिश की जाती है और उसको मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा 22 अधिशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या की गई थी दोस्तों, सिफारिश की गई। ठीक है मेरे मित्रों, वर्तमान में एक और फसल को एमएसपी के अंदर शामिल कर लिया गया है। इस तरह से 23 फसलों के लिए वर्तमान में क्या दिया जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। मतलब पहले कितने के लिए दिया जा रहा था, तो 22 फसलों के लिए। गन्ने के लिए क्या दिया जा रहा है, एफआरपी, वहां पर एमएसपी नहीं दिया जा रहा। ठीक है मित्रों, और एमएसपी के अंदर अब एक और फसल को शामिल कर लिया गया है, तो टोटल कितनी फसलें हो गई हैं, न्यूनतम 23 फसलें हो गई हैं। अब आप इन फसलों के नाम याद रख लेना भैया, इन फसलों के नाम को मत भूलना, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में यहाँ से कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो मेंस के अंदर तो एमएसपी सीधा ही पूछ लेगा, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कौन कौन सी फसलों को उसमें शामिल किया गया है, उसका टंटा खत्म, अब आप लिखते रहो। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या है, इसमें 7 तो अनाज हैं। कौन कौन से, धान है, गेहूं है, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। ठीक है, 5 दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तिलहन है, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नासिर सीड। ठीक है, और 4 व्यावसायिक फसलें, कपास है, रेस्तराएं, खोपड़ा और कच्चा जूट। खोपड़ा को नारियल भी बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, नारियल बोलते हैं ना, वो खोपड़ा ही होता है। बहुत सारे गाँव में अभी भी खोपड़ा बोलते हैं, या हमारे खुद के गाँव में खोपड़ा बोलते हैं उसको। ठीक है, और क्या, कच्चा जूट। तो मेरे मित्रों, आपकी समझ में एमएसपी आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स के अंदर परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाएगी। प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों की उत्पादन लागत का मिनिमम कितने % या कितना गुना अधिक रखा जाता है, तो कम से कम 1.5 गुना अधिक रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रारंभ में इसमें कितनी फसलों को ऐड किया गया था, तो 22। वर्तमान में कितनी फसलें ऐड हैं, तो 23। फसलों के नाम कौन कौन से, उनको भी आप याद रख लेना। ठीक है मित्रों, और किसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है, तो वो है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है।
तो मेरे मित्रों यहाँ से आपको प्रीलिम्स के कई सारे प्रश्न मिले कि राजस्थान के अंदर एमएसपी पर खरीद कौन सा विभाग करता है, सहकारिता विभाग, और बाकी सारे प्रश्नों की भी मैंने चर्चा की है। तो अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे, ये एमएसपी का चक्कर आपका यहीं पर होता है समाप्त। ठीक है, देखो दोस्तों, मालपुरा में एडीएम कार्यालय खुल रहा है, आपकी किसी मतलब की चीज़ नहीं है। होमगार्ड 15 वर्ष तक कर सकेंगे। ठीक है, काम कितने वर्ष तक कर सकेंगे? काम 15 वर्ष तक। अभी कितने वर्ष तक कर पा रहे थे? 5 वर्ष तक। पहली बात तो ये है दोस्तों, जो होमगार्ड जो है वो स्वयंसेवक हैं। क्या है? स्वयंसेवक। आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं, सरकार के स्वयंसेवक। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या प्रस्ताव है इनके लिए, और फिर हम देखेंगे कि होमगार्ड की स्थापना कब हुई और इनके कार्य क्या है। ठीक है, तो गहलोत जी ने क्या कहा है कि इनके जो अनुबंध की अवधि है, अभी क्या है, कोई होमगार्ड में यदि भर्ती होता है तो वो 5 वर्ष के लिए होता है, फिर 5 वर्ष बाद उसका अनुबंध समाप्त हो जाता है, फिर उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। होता है तो नौकरी पर दोबारा चढ़ जाता है, नहीं हो पाता तो घर बैठो अपने आनंद करो। अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट को कितना कर दिया? बढ़ा के 15 वर्ष। क्या 15 वर्ष तक टेंशन फ्री होकर सर्विस दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 15 वर्ष बाद उसको दोबारा से क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट है जो अनुबंध है वो भरा जाएगा। ठीक है, उन्होंने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयं सेवकों के बेहतर सुविधाएं देने के लिए, स्वयं सेवक हैं ये राजस्थान सरकार के, ठीक है दोस्तों, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जो समिति गठित की जाएगी, जिस नाम से की जाएगी, उसको आप तक उसी दिन पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार नई प्रस्तावित समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित होगी। ओके, गृह विभाग के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। महानिदेशक व कमांडेंट जनरल गृह रक्षा और महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, आपको पता, इसके बारे में पता लग गया कौन कौन से पद के लोग उसके अंदर बैठेंगे, लेकिन नाम क्या क्या होंगे इनके। जब वो समिति बनेगी, उस समिति के अंदर उस समय पर जो भी डीजीपी होंगे, जो भी कमांडेंट जनरल होंगे, जो भी महानिरीक्षक होंगे, आईजी वगैरह होंगे, उनके जो नाम होंगे वो समिति के अंदर दिए जाएंगे। उनको मैं आपको बता दूंगा जब आपकी ये समिति बनेगी। ठीक है, समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों का 12 माह का नियोजन पुलिस आरक्षी के समान मानदेय, पुलिस आरक्षी के समान मानदेय मतलब पुलिस कांस्टेबल के समान इनको क्या दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, महंगाई भत्ता भी उतना ही दिया जाएगा, और ईएसआई और पीएफ प्रोविडेंट फंड, इसकी सुविधा भी गृह रक्षा स्वयंसेवकों को विभिन्न समस्याओं का निराकरण करेगी, इसकी सुविधाएं भी दी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों मेंस वाली चीज़ें कि आपसे मेंस में पूछ लेगा या इंटरव्यू में पूछ लेगा कि मान लो आप गृह रक्षा विभाग के अंदर डीएसपी पद पर तैनात हैं, तो आप किन किन समस्याओं को वहाँ पर नोटिस करते हो और उनके समाधान के लिए अपने सीनियर्स को क्या सुझाव देना पसंद करेंगे, क्या सुझाव देंगे। और दूसरी बात यह है कि मेंस के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कि होमगार्ड की इस समय पर क्या स्थिति है। ओके, अब आपसे देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या पूछ लिया जाएगा। तो गृह रक्षा संगठन, इसकी स्थापना होती है 6 दिसंबर 1962 के। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है मित्रों निष्काम सेवा। क्या सिद्धांत है इनका? निष्काम सेवा। यह संगठन विकास एवं लोकप्रियता के कारण आज राज्य का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा ये अंतर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या गैर सरकारी संगठन, कुछ इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्वयंसेवी संगठन पर टिक करना है। निष्काम सेवा इसका सिद्धांत है। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1962 को हुई थी, इसको भी याद रख लेना। गृह रक्षा स्वयंसेवकों का प्रशासन एवं पुलिस के साथ मिलकर गृह सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, यही इसके कार्य हैं मित्रों। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, अगला है हमारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जयपुर में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है, और इसका क्या हो चुका है, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। तो इसके नाम से समझो आप, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट मतलब घरेलू स्तर पर यात्रा करने के लिए मार्केट या मार्ट। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, यात्रा करना है तो मतलब पर्यटन विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, जयपुर के अंदर। इसकी थीम क्या होने वाली है, सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब यह है कि आज तो आप घूमो ही घूमो, आप अगली पीढ़ी की या नई पीढ़ी की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उस चीज़ को भी ध्यान में रखो। संसाधनों का इतना इस्तेमाल करो, इतना घुमाई करो कि अगली पीढ़ी भी देख सके। पता नहीं आप घूमने गए, एक एक पत्थर उठाने लग गए, वहाँ से निकालने लग गए किले में से, पता लगा कि किला था नहीं था ये भी नहीं पता लगा। तो सस्टेनेबल टूरिज्म इसकी थीम है, जयपुर के अंदर आयोजन हुआ रहा है। ठीक है दोस्तों,
आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। तो दोस्तों किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? देखो 3 प्रश्न मिल गए आपको प्रीलिम्स के, किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा। थीम क्या है इसकी? सस्टेनेबल टूरिज्म। और कहाँ पर आयोजन हो रहा है? तो जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ यहाँ की कला, संस्कृति और प्राचीन विरासत को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, आने वाले वर्षों में प्रदेश का घरेलू पर्यटन को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए इस तरह के मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। और ट्रैवल मार्ट में देश भर के ट्रैवल प्लानर और टूर ऑपरेटर हिस्सा लेंगे। जो टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियां होती हैं उनके जो लोग होते हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे, जो आपकी ट्रैवलिंग को प्लान करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अगर नॉर्थ इंडिया घूमना है तो पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, वहाँ का व्यू अच्छा होगा, ये होगा, सुबह के टाइम में ये वाला चीज़ घूमनी है, शाम के टाइम में ये वाली घूमनी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इधर कोने में फिर से वही मेगा जॉब फेयर। तो मेरे मित्रों आज देखिए जो हम 6 जुलाई का था, जिसको हम 7 जुलाई को लेकर आने वाले थे, वो होता है कंप्लीट। ठीक है, और अब चलते हैं आगे वाली सुजस पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सुजस बुलेटिन में, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो देखो मित्रों, ये आज महात्मा गांधी का जो कोट है बड़ा अच्छा है कि केवल सत्य ही टिकेगा, बाकी सब काल के जो हैं काल के साथ में क्या हो जाएंगे, कलंबित हो जाएंगे। आज का जो प्रिंट है ना दोस्तों बहुत ख़राब आया है, गवर्नमेंट की साइट पर ही इतना ख़राब प्रिंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरे मित्रों आज अपन को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ना इसमें हाईलाइट हो रहा ना कुछ हो रहा, बस ऐड ऑन कर दिया है मैंने, ऐड ऑन भी नहीं हो रहा था इसमें। तो देखो पहली बात तो ये 918 थानों में आईटी प्रशिक्षित कांस्टेबल स्थापित किए जाएंगे। कौन से आईटी प्रशिक्षित? मतलब जिनको इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, उनकी कांस्टेबल पद पर भर्ती होगी और सरकारी कार्य जो है थाने हैं उनमें इनको भेजा जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हो ये जो समय है वो किसका है? तो आज का समय इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही समय है। ठीक है, आज के वैसे भी कुछ नहीं आई थी यार। 5 लोग अभिनियोजक कार्यालय में हैं, परिवार महंगाई से वंचित ना रह सके, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेंट लॉन्च किया है। ठीक है, इधर हाथ जोड़ लिए गहलोत जी ने खुद ने कि भैया आज के में कुछ नहीं आया है, देख लो आप अपने हिसाब से। तो दोस्तों आज के जो पूरे के पूरा न्यूज़पेपर है उसमें केवल 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, उनको मैं सीधा न्यूज़ पे ही चलता हूँ, आपके ज़्यादा समय क्यों खराब किया जाए। तो शिक्षक विद्यार्थी को बेस्ट बनाने का संकल्प में ये भाषण दिया गया है बीडी कल्ला जी के द्वारा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अपन जो मतलब है वो है प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के लिए जन सहभागिता योजना प्रारंभ होगी। कौन सी योजना? जन सहभागिता योजना प्रारंभ होगी, अभी प्रारंभ हुई नहीं है, ये प्रारंभ की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान सरकार के हाईलाइट नहीं हो पा रहा तो मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में इसको दे दूंगा, लेकिन प्रिंट रहेगा खराब इस वाले का न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो मेरे दोस्तों राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अनुसूचित जाति समुदाय के उन्नयन के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ में कार्य किया है। क्या कार्य किया है कि अनुसूचित जाति भागीदारी जन सहभागिता योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस योजना के अंदर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांव और बस्तियों में आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएंगी। आधारभूत संरचनाओं का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड है, इंटरनेट है, बिजली है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, 50% से अधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले गाँव में, मैं तो कह रहा हूँ सारे गाँव में ही कर दो, अनुसूचित जाति के अलग से लोग हैं। इससे क्या है, इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक, इन क्षेत्रों से अनुसूचित जाति क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ पेयजल सुविधा, सड़क, विद्युतीकरण, नालियां, सामुदायिक शौचालय, पुलिया जैसे मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा केंद्र और डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे राजस्थान में क्या होगा, अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को गति मिलेगी। तो ये प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी नई योजना है जो प्रारंभ हो रही है। ठीक है, इसके प्रारूप को क्या है, मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ठीक से याद रख लेना कि 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांव में ये वाली योजनाएं लागू होंगी। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इधर नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है अपने एग्जाम से। इधर महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जा रही है, इसका भी अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, वन क्षेत्र के बाहर 8 लाख पौधों का रोपण होगा, ये आपके लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंस के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स से यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23-24 में क्या है कि राज्य बजट में प्रदेश में वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ लगाने की योजना घोषित की। इसके तहत वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न विभाग, अलग अलग विभागों की योजना है, किसी एक विभाग की योजना नहीं है। ठीक है, आम लोग और संस्थान के सहयोग से 8 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। तो मेरे मित्रों देख लो,
8 लाख पौधे कैसे? तो योजना के तहत 2 लाख पौधे हैं वो गोचर, ओरन और चारागाह क्षेत्र में रोपित किए जाएंगे। 1 लाख पौधे शहरी क्षेत्रों में, 4 लाख पौधे लोगों के घरों और खेतों में, 50,000 राजकीय विभागों में और 50,000 स्वयंसेवी संस्थान और निजी उपक्रमों में पौधे लगाए जाएंगे। जंगल से बाहर हरियाली को बढ़ाने का राजस्थान सरकार का क्या है, एक इनिशिएटिव है। बहुत अच्छी बात है। डोर टू डोर के माध्यम से पौधे पहुंचाए जाएंगे लोगों तक कि भैया अपने हाथ में लो पौधा, अब इसको लगा लो, ये भी नहीं हो रहा है क्या? ठीक है मेरे मित्रों, तो ये सब किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। इस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को मैंने आपके सामने रख दिया था। केवल आपको 2 ही न्यूज़ें मिली हैं, मुझे भी 2 ही मिली थी, जो दोनों मैंने आपको बता दी, जिनमें से एक आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी और एक आपकी मेंस में पूछा। मेंस में आप लिख सकते हो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले चैप्टर में कि राजस्थान सरकार के द्वारा पारिस्थितिकी या पर्यावरण के संरक्षण देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसमें से एक प्रयास ये भी हो सकता है कि हम वन क्षेत्रों के बाहर 8 लाख पौधों का रोपण कर रहे हैं। ठीक है मेरे मित्रों, देखो सुजस वाला ये बुलेटिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर होता तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ करवाता, चाहे टाइम कितना भी लग जाता। इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 सुजस एक साथ करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो मित्रों, उस खराब से प्रिंट के बाद आपको नया प्रिंट मिल गया, बढ़िया प्रिंट मिल गया। वो तो ख़राब था ही, देखो ये बिल्कुल नहीं फटेगा, कितना भी बड़ा कर लो इसको, पूरा हाईलाइट वाईलाइट भी किया है मैंने। तो देखो दोस्तों, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, जिसका आपने पिछले जो पेपर था, पिछला वाला न्यूज़पेपर था, उसमें भी इसका जिक्र आया था, लेकिन मैंने वहाँ इसको स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने पढ़ लिया था कि अगले वाले में बहुत बेहतर तरीके से लिखा हुआ आया है, कंप्लीट लिखा हुआ आया है, क्या क्या उसमें करना है वीडियो कॉन्टेस्ट में, वो सारा कुछ आया है। योजनाओं के चयनात्मक प्रस्तुतिकरण पर आम राजस्थानियों को पुरस्कार, ठीक है, आम राजस्थानियों को क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। मतलब सीधी सीधी बात ये है, जनता के माध्यम से, वीडियो कॉन्टेस्ट के माध्यम से इलेक्शन का प्रचार किया जा रहा है। ये सीधी सीधी बात है कि हमने जो योजनाएं आपको दे दी, अब आप हमें क्या दोगे? तो हम आपको प्रचार देंगे। तुम मुझे प्रचार दो, मैं तुम्हें योजनाएं दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, क्या है कि राजस्थान सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं से हर पात्र व्यक्ति को जोड़ने की मुहिम के क्रम में अनूठी पहल की है। इन्होंने क्या किया है? जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया है। वैसे जनता का सम्मान करने की योजना बनाई गहलोत जी ने। यह कॉन्टेस्ट जो है वो 7 जुलाई से 6 अगस्त तक जारी रहेगा। मतलब 7 जुलाई से शुरू हो गया, 6 अगस्त तक। तो दोस्तों, आप भी वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, टिकटॉक बनाओ, इस तरह की चीज़ बना के क्या करो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल पे भेजो और प्रतिदिन 1 लाख रुपए से 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार पाओ। देखो प्रतिदिन कितने पुरस्कार मिलेंगे? 1 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार को, 50,000 रुपये दूसरे पुरस्कार को, 25,000 तीसरे पुरस्कार को और 1,000 रुपये से 100 प्रेरणा पुरस्कार मिलेंगे, प्रत्येक को 1,000 रुपये के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ लें तो अपन कर लेते हैं, अपने बाप का किया जाता है भाई। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि महंगाई राहत शिविर हुआ, उसके अंदर 10 योजनाओं को शामिल किया गया। इन 10 योजनाओं के लिए जो भी व्यक्ति वीडियो बनाएगा वो प्रतिदिन 1 लाख रुपए जीत सकता है। इन 10 योजनाओं से संबंधित आप एक वीडियो बनाओ, रील बनाओ, कुछ भी बनाओ, टिकटॉक पर जो भी बनता है वो बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ। इससे क्या होगा और क्या करना है? इसको राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त कर चुके लोगों की कहानियाँ, इन सबसे जुड़े किस्से और रचनात्मक वीडियो आप बना सकते हैं। लेकिन आप किससे संबंधित बनाओगे? जो महंगाई राहत शिविर आयोजित हुआ था उसकी योजनाओं से संबंधित ही बनाओगे, उसके अलावा इधर उधर नहीं जाओगे। ठीक है, इन वीडियो को क्या करो, आप कम से कम अपने 2 सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करो। एक तो इंस्टाग्राम पर कर दो, यूट्यूब पर कर दो। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, ठीक है, और इसके सामने लिखना है आपको @जनसम्मान जय राजस्थान के साथ पोस्ट करना है। क्या लिखना है? जन सम्मान जय राजस्थान, इस नाम से आपको पोस्ट करना है। ठीक है, पोस्ट करने के बाद इसका लिंक वेबसाइट पर अपडेट करना है। जो राजस्थान सरकार ने वेबसाइट दे रखी है उस पर क्या करना है? इसको अपडेट कर देना है। इस कॉन्टेस्ट में 13 वर्ष से अधिक आयु के राजस्थान के निवासी हिस्सा ले सकते हैं। मतलब केवल राजस्थान के निवासी होनी चाहिए, उम्र 13 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। रचनात्मक कंटेंट के साथ में 30 सेकंड से 120 सेकंड तक का म्यूजिक, डांस, कविता, सिंगिंग, स्क्रिप्ट वाला वीडियो बनाएं। इस कॉन्टेस्ट में केवल मौलिक वीडियो ही शामिल किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कॉपीराइट आप नहीं कर सकते, दूसरे का उठा के आपने चिपका दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक तीसरे दिन वेबसाइट और सोशल मीडिया पर दैनिक पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। ठीक है, प्रतिभागी के परिवार के पास जन आधार कार्ड का होना बहुत आवश्यक है
और राजस्थान में लोगों को महंगाई से राहत देने और हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में कैंप आयोजित किए गए थे। आमजन की सहभागिता निरंतर बनाए रखने के लिए इस तरह का वीडियो कॉन्टेस्ट क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ओके मेरे दोस्तों, इसके जरिए सभी जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ने की मुहिम को एक जन जागरण अभियान में परिवर्तित किया जा सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल से आम लोगों को योजनाओं की जानकारी भी मिल जाएगी और उसके साथ ही पात्र लोगों तक योजनाएं भी पहुंच जाएंगी। मतलब सीधी सीधी बात है, आप इन पुरस्कारों को याद रख लेना। इन पुरस्कारों के बारे में पूछा जा सकता है कि जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर प्रथम पुरस्कार कितना पुरस्कार दिए जाए, तो प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपये का, तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपये का और 1,000 रुपये के 100 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाएंगे। और उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जन सम्मान जय राजस्थान @हैंडल पर इसके साथ पोस्ट करना है। किस मीडिया पर, किस हैशटैग, किस हैशटैग के साथ में इसको पोस्ट किया जाएगा, तो हैशटैग जन सम्मान जय राजस्थान ये हैशटैग है वो किससे संबंधित है, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा। इसका नाम लिख देगा हैशटैग जय सम्मान जय राजस्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस योजना से है, आपसे पूछ लेगा। तो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट योजना था इसका, ठीक है, मतलब है। अब देखो विजेताओं का चयन किस तरह से होगा, तो वेबसाइट पर अपलोड वीडियो पर 15 सदस्यीय समिति प्रतिदिन स्क्रीनिंग करेगी। मतलब आप वीडियो अपलोड करो, 15 लोग बैठ के आपका वीडियो देखेंगे, मजे लेंगे, ठीक है। इस समिति द्वारा चयनित श्रेष्ठ वीडियो को द्वितीय स्तर पर भेजा जाएगा, सेकंड स्तर पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के स्तर पर एक पारदर्शी स्वतंत्र विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय चयन समिति है उनकी स्क्रीनिंग समिति से वीडियो प्राप्त होने के अगले दिन उसमें से पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के और 100 प्रेरणा पुरस्कारों का चयन करेगी। मतलब पहले स्तर पर क्या होगा, 15 सदस्यीय आपकी समिति होगी जो स्क्रीनिंग के माध्यम से आपका वीडियो निकाल लेगी, ठीक है। उसके बाद हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पहुंच जाएगा ये वीडियो। वहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ होंगे, अब पता नहीं किस चीज़ के विषय के विशेषज्ञ होंगे, टिकटॉक के या रील्स के, ठीक है, कितने फॉलोअर होने चाहिए इन लोगों के, वो क्या करेंगे, अगले स्तर का काम करेंगे और प्रथम, द्वितीय और तृतीय और 100 प्रेरणा पुरस्कारों के विजेताओं की सूची का चयन किया करेंगे। जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाते थे विश्वविद्यालय में उसको भी ठप करवा दिया गया। लो जी, क्या कर रहे हो आप ये। राज्य स्तरीय चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के अगले दिन निर्धारित समय पर वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा और बैंक खाते में पुरस्कार की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत जी आपका, युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। इधर दोस्तों अभ्यास चल रहे हैं, 10 तारीख से आपका ग्रामीण और शहरी ओलंपिक एक साथ शुरू होंगे, मतलब कल से शुरू हो जाएंगे और कल ही हम ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो किसान कल्याण कोष, मधुमक्खी पालन 10,000 किसानों को किट और उपकरण का अनुदान मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो किसान कल्याण कोष और दूसरा नीचे आया एक मधु क्रांति पोर्टल, हम दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम कर लेते हैं किसान कल्याण कोष को। तो मेरे मित्रों 2019 में एक अवधारणा निकल के आई थी, ईज ऑफ डूइंग फार्मर, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आपने सुना होगा, लेकिन ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, इसके तहत क्या है कि कृषि कल्याण कोष की हमने स्थापना की थी। मतलब कृषि को आसान और सरल बनाने के लिए क्या किया गया है, हमने किसान कल्याण कोष की स्थापना करी। तो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का मतलब क्या है कि खेती को सुलभ बनाने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे। अब खेती सुलभ कैसे बनेगी, एक तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाओ, अच्छे बीज प्रोवाइड करवाओ, अच्छा खाद प्रोवाइड करवाओ और समय समय पर जो मौसम संबंधित जानकारियाँ हैं वो प्रोवाइड करवाओ, सिंचाई प्रोवाइड करवाओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओ, तभी तो भैया फार्मिंग आसानी से और अच्छी होगी। तो भैया प्रोवाइड करवाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कौन देगा, तो पैसे देने के लिए कृषक कल्याण कोष की स्थापना कर दी। जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो बजट था वो 500 करोड़ था, ठीक है। तो राज्य सरकार ने कृषि सुगमता की ओर कदम उठाया है कृषक कल्याण कोष की स्थापना करके। तो बजट में कृषक कल्याण कोष की अनुदान राशि के लिए 5,000 से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब 500 करोड़ था, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 5,000 करोड़ तक ले गए और अभी बजट जो 2023-24 है उसमें इसकी जो राशि है उसको 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया कृषक कल्याण कोष की राशि को, ठीक है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कोष में किसानों को उसके उत्पादों का उचित दाम दिलाने का प्रयास। मतलब जो आपने खेती करके जो उत्पाद प्राप्त किए हैं उनका अच्छा दाम मिल जाए आपको, और फसल में उच्च गुणवत्ता के बीज, देखो शुरू से चलते हैं पल्ले के, जब आप खेत की जुताई करो तो आपको अच्छे ट्रैक्टर मिल जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए। जब आप बीज की बुआई करो तो आपको अच्छे बीज मिल जाए और बीज को बोने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए। फिर आप खाद डालो तो अच्छे खाद मिल जाए, खाद को डालने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए।
ठीक है। इसके बाद फसल काटो, तो फसल काटने के तुरंत बाद काटते समय पे आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए और जैसे ही फसल आपकी कटे तुरंत आपको उसका अच्छा दाम मिल जाए। तो ये सारे के सारे क्रियाक्रम के लिए कृषक कल्याण कोष उत्तरदायी है, यहाँ से ही पैसा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम किया गहलोत जी के लिए, तालियां बजा दो। ठीक है, इसमें क्या है, कृषि के काम आने वाले आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता कराने के लिए ये सारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपकी समझ में आ गया होगा कृषक कल्याण कोष क्या है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और हम देख लेते हैं कि भैया मधु क्रांति पोर्टल क्या है। इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ओके, देखो दोस्तों, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के अंतर्गत मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की गई। किसके? राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। तो आपसे पहला तो प्रश्न यही बन गया कि मधु क्रांति पोर्टल किस बोर्ड के अंतर्गत या किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के अंदर। ठीक है, मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर की शुरुआत के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच में समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच में समझौता हुआ है? हनी क्रांति पोर्टल के लिए, मधु क्रांति पोर्टल के लिए एक हनी कॉर्नर और है, उसको नाम भी याद रखना है, सिर्फ नाम को ही याद रख लो, बाकी तो हनी मधु क्रांति पोर्टल ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेशनल बी बोर्ड, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड जो ऊपर है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और इंडियन बैंक के साथ में क्या हुआ है, इन दोनों का समझौता हुआ है। किसान मधुमक्खी पोर्टल के माध्यम से अपने शहद को बड़ी आसानी से बेच पाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग सर पर शहद उठाए घूमते रहते हैं, गली गली शहद ले लो, शहद ले लो, शहद ले लो, लेकिन लोग चीनी खा रहे हैं, उनको शहद से क्या मतलब, वो नहीं लेते। ठीक है, लेकिन शहद क्या है दोस्तों, एक तो बहुत मीठा होता है और दूसरा चीनी की तरह नुकसान भी नहीं करता, आपकी बॉडी में कैलोरी भी नहीं बढ़ाता। प्रकृति की जो भी चीज़ें आपके लिए वरदान ही है, लेकिन हम लोगों ने उसमें कर करके उंगली कर करके कीड़ा उसको इतना नुकसान के लायक बना दिया, फिर उसको खाने बैठ जाते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। ठीक है, आसानी से क्या करेगा, बेच सकेगा और उन्हें मधुमक्खी पालन से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो किसान मधुमक्खी पोर्टल पर जाकर वो जानकारी भी बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, इकट्ठी कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपको मधुमक्खी पोर्टल और किसान कल्याण कोष दोनों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये देखिए, इनको समझाया जा रहा है मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाना है। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। देखो, 66 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। बनाओ भैया, बहुत जरूरी, अच्छी बात है। देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएं। कॉन्क्लेव में प्रधानाचार्यों को कहानी बाकी। देखो दोस्तों, एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, प्रिंसिपल कॉन्क्लेव। इसका नाम क्या रखा गया? प्रिंसिपल कॉन्क्लेव। इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, ऐसा देखो, सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों के बीच में एक अवधारणा रहती है, सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम कर लो, उर्दू मीडियम कर लो, फारसी मीडियम कर लो, रहेगा तो सरकारी। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या किया है, इसमें एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव। क्या नाम रखा गया? प्रिंसिपल कॉन्क्लेव। तो प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का संबंध किससे? तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाने से। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, बाकी पूरी के अंदर कोई ऐसी न्यूज और कोई ऐसी सेंटेंस नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए दोस्तों, श्री गोविंद देव जी मंदिर में विकास कार्यों पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको पता है श्री गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है, बार बार करवाने से आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं। दोस्तों, एक मंदिर का यहाँ पर नाम का जिक्र आया है, श्री राज रतन बिहारी मंदिर। कौन सी जगह पर स्थित है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है। कौन सा? श्री राज रतन बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। इस मंदिर का नाम और इसकी अवस्थिति याद रख लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये देखो, राजस्थान सरकार का मुखपत्र जिस चीज़ को तवज्जो दे रहा है उसको आपको भी देनी चाहिए। ओके, इधर है, आधुनिक उपकरणों से मजबूत होगी वन्यजीवों की निगरानी। इन्होंने बताया कि 15 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ड्रोन वगैरह मंगाएंगे, उससे निगरानी रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आवासन मंडल में 311 पदों पर भर्ती होगी। बहुत अच्छी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इधर विभागों में सृजित एकल पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति होगी। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों? देखो, कोटा स्वायत्त शासन मंत्री ने विकास कार्यों का क्या किया है? लोकार्पण किया है। कोटा के स्वायत्त शासन मंत्री जी ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। फ्री सिटी का सपना साकार हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। तो अपने लिए एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो ये रही हाईलाइट है कि कोटा को प्रदेश का पहला सुगम यातायात एवं ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने का सपना हुआ है साकार। तो दोस्तों,
हमारे प्रदेश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो वो कोटा। कौन सी है? कोटा। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़, कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपके एग्जाम के लिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे मित्रों। जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। तो मित्रों इस तरह से हमने 7, 8 और 9 जुलाई का, जो कि एक दिन बैक में आता है हमेशा सुजस, तो अगर सुजस की डेट के अकॉर्डिंग देखें तो 6, 7, 8, और अपनी देखें जो अपन हर रोज़ डालते हैं, जो रात में 10, 11 बजे आता है ये, फिर हम सुबह डालते हैं उसको, तो हम सुबह वाली डेट ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 7, 8 और 9 जुलाई का जो राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन है वो होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपकी समझ विकसित हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरे मित्रों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगती हो तो एक लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो, उससे क्या है हमारा उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।